स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एक्सीलेंट क्लासेस में। यह हमारे विनर की लिस्ट है जिन्होंने करंट अफेयर्स में अपना विनिंग प्राइज जीता है। यदि आप भी विजेता बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह उन सभी विनर्स के स्क्रीनशॉट हैं जिनको हमने ईमानदारी पूर्वक उनका विनिंग प्राइज भेज दिया है। तो यदि आप भी प्रतिदिन इसी प्रकार के आकर्षक ऑफर जीतना चाहते हैं और हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इस प्रतियोगिता का मात्र इतना उद्देश्य है कि उन बच्चों तक हम एक सहायता पहुंचाना चाहते हैं और साथ में उनको पढ़ाई के प्रति जागृत करना चाहते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो डियर एस्पायरेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से आई थी और उसने धीमे धीमे भारत पर लगभग 200 साल शासन किया। तो उसने जो बंबई लिया था 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। बंबई इन्होंने दहेज में दिया था। तो यहाँ पर मजाक वाली बात यह है कि बंबई जैसा शहर यहाँ पर पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के विवाह में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट को मिल गया था और उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। तो वहाँ के जो राजा थे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर उन्होंने किराए पर दे दिया और उन्हें प्राप्त कैसे हुआ? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों में जो वहाँ की पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह 1661 में चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और बंबई दहेज के रूप में चार्ल्स को मिल गया था और 1668 में यह उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। तो ना तो बंबई उनके बाप का था लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर किराया वसूला और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही लूटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? यह यूपीपीसीएस प्री 1995 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि यह कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो आइए हम सब कुछ जानते हैं। पहले आप इमेज देखिए। कर्नाटक युद्ध से मैं आपके लिए इमेज लेके आया हूँ। हिस्ट्री हम एक नई अप्रोच से पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में मैं आपको हर शासक की फोटो दिखाता हूँ, हर युद्ध से संबंधित डेटा आपको दिखाता हूँ कि ताकि आपको हिस्ट्री रटनी ना पड़े। आप हिस्ट्री को विजुलाइज करिए, समझिए और आप उससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 क्वेश्चन और समझिए कि एग्जाम में आप वहां परफॉर्म कर पाएं। तो आइए कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 2 वर्ष तक चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दल अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 को युद्ध प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर यह पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कब लड़ा गया? 1746 में। आइए इसके बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। अंग्रेजी कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिकों को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर अंग्रेजों का साथ भारतीय शासकों ने दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो डियर एस्पिरेंट, फ्रांस की जो कंपनी थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत पर आकर, हमने जो कल के वीडियो में क्रम समझा था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे और फ्रांसीसी आए थे। तो आप इसका क्रम PDEF फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, यहां पर जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है कालवर्ट को। आइए अब हम इनके बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं कि यहाँ पर कालवर्ट ने क्या क्या किया, किस तरह से यहाँ पर इसका संस्थापक की। तो कालवर्ट के अनुरोध पर 1664 में कंपनी देश के इंदेश ओरिएंटल की स्थापना हुई। उसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या क्या बनते हैं? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कालवर्ट, उसने स्थापना कब की? 1664 में। और उस आदेश का नाम क्या था जिस आदेश में यह कंपनी एस्टेब्लिश करने का आदेश था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल।
और यह काल्वर्ट के आदेश के अनुसार हुआ और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना यहाँ पर हुई। अब डियर एस्पायरेंट, जिस प्रकार से फ्रांस वाले यहाँ पर आए, अंग्रेज यहाँ से पहले काबिज थे, तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच युद्ध होना बिल्कुल मुलाजिम था। तो यहाँ पर फ्रांस और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसे कर्नाटक युद्ध जाना जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, तो हर क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं, रटना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। यूपीपीसीएस प्री 1998 का क्वेश्चन है डियर एस्पायरेंट है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम समझते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? तो आप ये देखिए कि फ्रांसीसी जब यहाँ पर आए तो अंग्रेज तो यहाँ पर पहले से शासन कर रहे थे। शासन कहने का अर्थ यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो जब एक व्यापारी कहीं व्यापार कर रहा होता है तो वह दूसरे व्यापारी को अपने एरिया में घुसने नहीं देता है। यही कारण था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज बीच में लड़ गए और उन्हीं युद्ध के नाम से कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो यह मजे की बात यह है कि यहाँ पर भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को मार भगाया, इसके बाद अंग्रेजों ने ही भारतीय शासकों को भी दबा लिया। तो भारतीय शासक एक प्रकार से संगठित नहीं थे, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इस प्रकार से विदेशियों ने आकर भारत को खूब जमकर लूटा और यहाँ भारत को पूर्णतः बर्बाद कर लूट खसोट कर चले गए। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिटेल से जानते हैं कि फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमजोर नौसेना। उनकी जो नेवी थी, नेवल था, वो बहुत कमजोर था। नौसेना कमजोर थी। वॉल्टेयर के अनुसार, वॉल्टेयर एक लेखक थे जिसने लिखा है कि ऑस्ट्रिया के उत्तरार्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक जलपोत भी नहीं था। और दूसरी ओर अंग्रेज, जिनके पास एक शक्तिशाली सेना थी और अंग्रेजों की नेवी बहुत मजबूत थी, इसलिए उन्होंने सफल रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सबसे पहले तो हम अफीम के बारे में जानते हैं। अफीम के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, अफीम एक मादक पदार्थ है, एक नशीला पदार्थ है। और ये जो फूल देख पा रहे हैं आप, इस फूल को जैसे ही पौधे से अलग किया जाता है तो उसका जो दूध निकलता है उसको जब सुखा लिया जाता है तो उससे अफीम बनती है। और अफीम एक बहुत ही नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग आपने पढ़ा होगा, अफीम युद्ध भी लड़े गए। अफीम एक बहुत डिमांड वाली वस्तु बन गई थी और अफीम के उत्पादन के लिए यहाँ पर बिहार को चुना गया। बिहार आज के समय में सबसे ज़्यादा मिनरल संपन्न स्टेट रहा है। एक समय जब तक झारखंड वहाँ से अलग नहीं हुआ था, बिहार के पास सबसे ज़्यादा मिनरल थे, सबसे ज़्यादा कोयला था, सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। लेकिन फिर भी वह सबसे कमज़ोर, गरीब और पर कैपिटा इनकम कम होने का कारण यह है कि बिहार को कभी डेवलप ही नहीं किया। अंग्रेजों ने यहाँ पर खूब लूटा। इसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के प्रशासन ने भी अंग्रेजों ने की तरह यहाँ का लूट खसोट जारी रखा। इसीलिए बिहार के लोग पलायन करते हैं। बिहार में अभी भी कोई विशेष इंडस्ट्री नहीं है। तो अफीम का जो उत्पादन का क्षेत्र, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह क्वेश्चन पूछा है कि अफीम का जो क्षेत्र है वह बिहार अंग्रेजी शासनकाल से था। अभी वर्तमान में इस पर बैन लग गया है। अफीम एक मादक पदार्थ है और यह मादक पदार्थ बहुत ज़्यादा डिमांड में हुआ करता था। इतिहास में इसके लिए युद्ध भी लड़े गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। डियर एस्पायरेंट, टेस्ट में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट जो हुआ करते थे, मुगल सम्राट धीमे धीमे कमजोर होते चले गए। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कोई भी मुगल सम्राट इतना मजबूत नहीं हुआ और धीमे धीमे उन्होंने सूबेदारी प्रथा शुरू करी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा वर्ष 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर अर्थात सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। उसके तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि उसकी देश के प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। वह दिन भर सुंदर स्त्रियों के साथ नाच गाना में व्यस्त रहता था और विभिन्न प्रकार के किन्नरों के साथ समय व्यतीत किया करता था। तो उसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। उसे उस मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां बना। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पर जाने? पहला क्वेश्चन जाना कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का स्वतंत्र प्रथम शासक गवर्नर मुर्शीद कुली खां बना। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसे ही मुगल सम्राट कमजोर पड़े तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को शुरू किया? तो एक यह युद्ध था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था, पहले अंग्रेज यहाँ पर सिर्फ व्यापार किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आने का एकमात्र उद्देश्य था यहाँ पर व्यापार करना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के शासक तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनका स्वार्थ एक दूसरे के प्रति हो तो वो एक दूसरे पर आक्रमण भी कर सकते हैं, उनमें कोई संगठन नहीं है, तो इस बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और वहां पर सबसे पहले प्रशासन की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। आइए इसके बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ, अर्थात ब्रिटिश प्रभुत्व में कब आए? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध उनके लिए पहला युद्ध था एक प्रकार से कहा जाए तो। प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। नवाब की सेना 3 देशद्रोही के साथ पराजित हुई। यहां पर सबसे बड़ा जो राजद्रोह किया था मीर जाफर ने किया था। मीर जाफर उनका सेनापति था जिसे अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। अब मीर जाफर एक तरह से षड्यंत्र का हिस्सा बन गया और उसने अपने राजा सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने यह युद्ध अपने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, जबकि एक षड्यंत्र धोखे से जीता था। अंग्रेज हर प्रकार से धोखे में माहिर थे, तो उन्होंने इसके जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था उसे अपनी तरफ मिलाकर युद्ध जीत लिया था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मीर कासिम को, तो डियर एस्पायरेंट इसका राइट आंसर यहाँ पर मीर कासिम है। मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी वह अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी थे और मीर कासिम सबसे योग्य था। अली वर्दी खां के जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं उनमें मीर कासिम सबसे योग्य था और पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह योग्यता अपनी पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद में के जो अंग्रेजों के षड्यंत्र में वातावरण था उससे वह दूर जाना चाहता था, कलकत्ता से दूर जाना चाहता था ताकि अंग्रेज उसे हस्तक्षेप ना करें। अंग्रेजों के बारे में कहा गया था कि यह पहले राज प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे, फिर धीमे धीमे राजा को उसके स्थान से स्थानांतरण कर देते थे। तो मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करने का निश्चय किया और इसके साथ साथ मुंगेर में कई तोपें और तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की। तो यह एक प्रकार से बहुत दूरदृष्टि वाला शासक था। उसने अंग्रेजों से अपने आप को दूर ले गया, कलकत्ता से अपनी राजधानी ले गया मुंगेर और मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया और उसने मुंगेर में तोपें और तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है हमारा मीर कासिम। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की राजधानी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी वह हमेशा प्रयत्नशील रहा। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू करने में सहायता की। अंग्रेजों ने यह युद्ध अपने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, यह उनने एक धोखे से जीता था। और धोखा किस प्रकार से दिया था? जो नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर यार लतीफ और राज दुर्लभ, इनके हाथ में थी पूरी नवाब की सेना की कमान। जब एक सेनापति ने सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया तो एक प्रकार से इनकी सेना बिना लड़े ही युद्ध में पराजय हो गई। तो सहसा एक रणभूमि में मीर मदान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अपने अधिकारियों की मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे से हटने को कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना के नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़कर चले जाना चाहिए। तो सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट आए और यही उनकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के तत्कालीन सैनिक और वाणिज्यिक लाभ हुए। अब आते हैं बक्सर का युद्ध क्या हुआ। बक्सर का युद्ध में क्या हुआ कि अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों ने मिलकर जब अंग्रेजों से लड़ा, इसमें वास्तव में अंग्रेजों ने इन तीनों ही राजाओं को एक साथ पराजित किया। और जैसे ही मुगल बादशाह इस युद्ध में हार गए, तो मुगल बादशाह तो उस समय दिल्ली से शासन किया करते थे और पूरे देश की एक प्रकार से आइकॉनिक राजा के रूप में जाने जाते थे। जब उसको अंग्रेजों ने हरा दिया तो अंग्रेजों को यहां से हटाने वाला कोई नहीं था, अर्थात बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। तो आपको यहां पर याद रखना कि प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने शुरुआत की और बक्सर के युद्ध में उनका कंफर्म हो गया कि अब उनको हराने वाला कोई नहीं है। तो बक्सर के युद्ध के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? यह एक बहुत बड़ी भूल थी। मुगल बादशाह को इस प्रकार से युद्ध में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मुगल बादशाह को यह समझना चाहिए था कि अगर मुगल बादशाह हार गया
तो इससे पूरे देश में यह मैसेज आएगा कि अंग्रेज मुगल बादशाह से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आइए अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया। तो इस प्रश्न में जो यूपी एलडीए यूडीए 2007 का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था, अर्थात मुगल शासक कौन था। तो वह थे शाह आलम द्वितीय। अब इसमें और भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बक्सर के युद्ध से, वह भी हम जान लेते हैं। तो इस समय अंग्रेजी सेना की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध में परिणाम से प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। क्योंकि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने धोखे से, षड्यंत्र से जीता था, उसमें अंग्रेजों की प्रभुत्व एस्टेब्लिश तो हुआ था, लेकिन जनता यहाँ पर उनको शासक नहीं मानती थी क्योंकि उन्होंने धोखे से जीता था। लेकिन बक्सर के युद्ध में जब उन्होंने सम्मिलित 3 राजाओं की सेना को हरा दिया, मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जब कंबाइन रूप से हरा दिया, तो उसके बाद अंग्रेजों की मोहर लग गई कि अब अंग्रेज यहाँ पर शासन करेंगे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, वह कौन था। तो डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन हमने बक्सर का युद्ध समझा, प्लासी का युद्ध समझा। जब यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर हरा दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि अब अंग्रेजों के सामने उनकी कोई शर्त ना मानी जाए। क्योंकि अंग्रेज जब किसी भी शासक को हरा देते थे तो उसके ऊपर लंबी चौड़ी संधि थोप देते थे, इतनी ज़्यादा शर्तें उनसे मनवा लेते थे कि वहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ऑलरेडी हरा चुके हैं, तो राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, उसे उनकी बात माननी होती थी। जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी और वह अंग्रेजों के साथ 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में हार गए थे। तो इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद तक अंग्रेजों का अधिकार आ गया और दिल्ली के विजय का मार्ग खुल गया। तो बक्सर का युद्ध भारत में ऐतिहासिक निर्णय के रूप में है। इसके बारे में एक लेखक ने लिखा है कि बक्सर युद्ध के बारे में कहा जाता है, प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको राइट आंसर देकर आप हमारे आज के लकी विनर बन सकते हैं। यहां पर हम 20 लकी विनर घोषित करेंगे और हर लकी विनर को ईमानदारी पूर्वक उनका प्राइज भेजा जाएगा। तो डियर एस्पायरेंट, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको विनर तभी बनाया जाएगा जब आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। 1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो उस जनजाति के बारे में बताना है। उस जनजाति की फोटो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, उसके बारे में आपको बताना है कि 1765 के बाद दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के बाद में आए। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि दीवानी का अधिकार क्या था। दीवानी का अधिकार था टैक्स वसूलने का अधिकार। आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र में जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण का कार्य किया जाने लगा, जिसके विरोध के स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों के नेताओं तीरथ सिंह ने विद्रोह कर दिया। तो इसे खासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज उस समय यहाँ पर सड़क बना रहे थे, तो खासी जनजाति के नेता तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया। तो यह जनजाति बेसिकली गारो खासी जैंतिया, यह कहाँ पर है, मेघालय में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। उसकी रहने वाली यह जनजाति सबसे पहले अंग्रेजों के सामने आई। और किस लिए आई, क्योंकि सिलहट में जंतिया, गारो और की पहाड़ियों को कनेक्ट करने के लिए अंग्रेज वहां पर सड़क बना रहे थे। 1765 ईस्वी में सिलहट की दीवानी प्राप्त हो गई थी, तो वहां से टैक्स वसूल कर अंग्रेज जब वापस लाया करते थे तो उन्हें एक सड़क की जरूरत थी, इसलिए खासी यहां पर राइट आंसर है। यह है हमारा आज का लकी क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे विनर बन सकते हैं। यदि आप हमारे लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, परसों यह लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें हम 20 लकी विनर घोषित करेंगे। उसके लिए आपको मात्र यह करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको करेक्ट आंसर देना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। यह प्रश्न हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, आपके सामने फोटो भी है जंतर मंतर की, यह किसने बनवाया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैचिंग करनी है हमको।
बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, चिलियावाला युद्ध और खुर्दा का युद्ध। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्लासी के युद्ध में तो जान ही चुके हैं, बांडीवास के युद्ध के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे सर आयरकूट, जबकि फ्रांसीसी नेतृत्व थे काउंट डी लाली। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि बांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो यहां पर यह सही सुमेलित बताना है बांडीवास का युद्ध। डियर एस्पायरेंट, अब हम यह भी जान लेते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में। किसके बीच लड़ा गया था, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की कंबाइन सेना के बीच। तो बक्सर का युद्ध हमने जान लिया। और जो यहां पर खुर्दा का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो डियर एस्पायरेंट अंबर का युद्ध हुआ था, जो मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने लड़ा था। यदि प्रश्न प्लासी का युद्ध पूछा जाता तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच में। यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों की यहां पर, और 1764 में उन्होंने कंफर्म कर दिया था जब 3 सेनाओं को हरा दिया था। 1764 में कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय इतने थे। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सबसे सर्वाधिक विरोध किया। यह लोग युद्ध कला में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थे। तो यह फोटो आप देख पा रहे होंगे, यह वीर शिवाजी की है और इन्होंने अंग्रेजों को हद परेशान किया, अंग्रेजों को वहां पर घुसने नहीं दिया। अब इसका कारण क्या था कि मराठा लोग जो थे वह बेसिकली महाराष्ट्र, जो वर्तमान हमारा महाराष्ट्र है, वहां पर लड़ाके लोग थे और यहाँ की जो भूमि की जो संरचना है पहाड़ी रूप में है, तो यह वहां की युद्ध कला में बहुत ही ज्यादा पारंगत थे और यह पहाड़ियों के बीच इस प्रकार से रास्ताएं जानते थे कि अंग्रेजों को इनको ढूंढ पाना, और यह लोग छिपकर अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया करते थे। तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को अगर किसी ने परेशान किया तो वह किया है मराठाओं ने। और हमारी ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, यह वीर शिवाजी की फोटो है। आइए और भी डिटेल से जानते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया मराठाओं ने। 4 बार आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए, मराठा शक्ति को दबाया उन्होंने। अंत में मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपनी साम्राज्य की आधारशिला रखी और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने लाभ उठाया। बेसिकली क्या था कि मराठा सलाबाई की संधि में प्रथम युद्ध के बाद जो बेलेजली थे 1802 में, उन्होंने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में हेस्टिंग्स ने मराठाओं की रही सही शक्ति को भी कुचल दिया। तो डियर एस्पायरेंट, इस प्रकार से अंग्रेज जिनको युद्ध कला में नहीं जीत पाते थे उनको षड्यंत्र से, धोखे से जीतते थे। राइट आंसर है वहां पर मराठा। आते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 पर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि डियर एस्पायरेंट हुई थी हमारी बक्सर के युद्ध के बाद। क्या हुआ था कि इस युद्ध के परिणाम में जब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रहा, तो उन्होंने इलाहाबाद तक अंग्रेजों का अधिकार आ गया और दिल्ली के मार्ग का भी रास्ता खुल गया। बक्सर का युद्ध भारत में इतिहास के निर्णायक युद्ध शामिल हुआ। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह प्लासी के विजय में अंग्रेजों की कूटनीति परिणाम था। वहीं बक्सर के विजय के बाद इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के प्रभुत्व बंगाल में स्थापित कर बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो यह हुई 1765 में। अब इसमें मिला क्या क्या था अंग्रेजों को, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी और जो पेंशन, अब मुगल सम्राट एक पेंशन के सहारे ही जिंदा रहने लगे थे, बाकी पूरी जो टैक्स वसूलने का काम था वह अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और टैक्स वसूलने का पावर वह पावर होता है जो आपको सर्वे सर्वा बना देता है। आपको पूरी जनता के सामने टैक्स वसूलना है। और अंग्रेज इतने बदमाश हुआ करते थे कि वह डायरेक्टली युद्ध नहीं करते थे, जनता से डायरेक्टली टैक्स नहीं वसूलते थे, बीच में बिचौलिया रखते थे ताकि उन्हें यह ना लगे कि अंग्रेज हमें परेशान कर रहे हैं। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आपको लकी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देना है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करना है और यदि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को तक शेयर करिए। अधिक से अधिक कमेंट कीजिए ताकि आपको लकी विनर बनाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रतिदिन आपको 12 बजे एक वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।